जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं? आवाज आ रही है? तो आज की क्लास में हमें एक इक्वेशन डिराइव करनी है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फीयर। स्फीयर समझते हैं आप लोग क्या होता है? जी, सर्किल और स्फीयर में क्या फर्क है? सर्किल इज 2 डायमेंशनल और स्फीयर इज 3 डायमेंशनल। सही? तो सर्किल इज 2 डायमेंशनल, जैसे रिंग होता है, दैट्स अ सर्किल। और स्फीयर की एग्जांपल क्या है? जैसे ग्लोब, जैसे फुटबॉल, ग्लोब और फुटबॉल, दैट्स अ स्फीयर। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करेंगे हम आज। उसके लिए 2-3 स्मॉल कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। ओके, रेडी है? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहां आपने कैपिटल क्यू पढ़ा था, तो अगर सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू लिखेंगे, और अगर सोर्स चार्ज को हम स्मॉल क्यू से जाहिर कर रहे हैं तो स्मॉल क्यू लिखेंगे। आज की डेरिवेशन में हम सोर्स चार्ज को स्मॉल क्यू से जाहिर करेंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूले में स्मॉल क्यू लिखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के किसके बराबर होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। याद है ये फॉर्मूला? ये तो याद ही होगा, ठीक है। और के की वैल्यू प्लेस कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन की भी बात करनी है, अगर ई पर एरो लगा दूं, तो क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? नहीं। किस चीज की कमी है? डायरेक्शन की। तो क्या लेके आए इसके लिए? यूनिट वेक्टर। एक्सीलेंट। तो यहां पर हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर आर कैप, वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यूनिट वेक्टर होता क्या है? उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। एक्सीलेंट। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यानी उसका कोई मैग्नीट्यूड पे असर नहीं होता। वो किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो हमें चाहिए होती है। तो दैट इज हाउ वी डिफाइन यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये साइन देखा कभी आपने? यस। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा या समेशन, ठीक है। तो सिग्मा या समेशन, तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो ऐसा कैसे हो गया? 2 सिग्मा कैसे हो गए? तो 2 सिग्मा ऐसे होते हैं जैसे हमारे लेटर्स में ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ऐसे ही ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा है। तो ये सिग्मा आमतौर पे समेशन के लिए यूज होता है। याद है आपको? मसलन सम ऑफ ऑल द वर्क्स डन। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको बहुत सारे वर्क्स डन को ऐड करना है, W डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा W3, डेल्टा W4, चारों को ऐड करना है, तो आप लिख देंगे सिग्मा डेल्टा W। तो ये छोटे से अल्फाज में आ गया सिग्मा डेल्टा W, यानी चारों वर्क्स का सम। अब ईच वर्क किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा W1 में F1D1, डेल्टा W2 में F2D2, डेल्टा W3 में F3D3। तो ये हो गया सिग्मा ऑफ ऑल F एंड Ds, सिग्मा ऑफ ऑल F इंटू Ds, प्रोडक्ट का सम किसकी? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, दैट सिग्मा डेल्टा W।
अब आप कहेंगे ये क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, लेकिन बाद वक्त बच्चों वाली बातें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। खास बात इसमें ये बतानी थी कि जब कोई भी सबमिशन हो रही होती है तो उसमें अगर कोई टर्म कॉमन होती है, अगर कोई टर्म कॉमन होती है, मसलन आप लिख रहे हैं F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा W। अब अगर इन सब में फॉर एग्जांपल F1 F2 और F3 की वैल्यू सेम है, इफ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F, अगर ये कॉमन है तो वो जो कॉमन टर्म होती है वो सिग्मा से पहले लिख दी जाती है। यानी कि अगर इसमें F कॉमन है तो इसको लिखने का तरीका होगा इज इक्वल टू F सिग्मा D। जैसे कॉमन चीज ब्रैकेट के बाहर आ जाती है ना, इसी तरह समेशन में जो कॉमन टर्म होती है वो सिग्मा से पहले आ जाती है। तो सिग्मा FD में अगर F कॉमन है सबका तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू F सिग्मा D। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मसलन आपने लिखा है सिग्मा डेल्टा W इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिख रहे हैं, इज इक्वल टू सिग्मा FD, ये लिख रहे हैं ना, सही। अब अगर सब में F कॉमन है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू FD1 प्लस FD2 प्लस FD3, यानी सब में क्या कॉमन आ गया, F। तो जब F कॉमन आ गया तो आप लिख लेंगे इज इक्वल टू F कॉमन ब्रैकेट में D1 प्लस D2 प्लस D3, सही। और इसको समेशन की जबान में क्या बोलेंगे, इसको समेशन की जबान में क्या बोलेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 को क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा D। तो इक्वेशन क्या हो गई, F सिग्मा D। आ गया F सिग्मा से बाहर। तो हम ये 4 स्टेप शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं कि जो कॉमन टर्म होती है वो सिग्मा से पहले लिख दी जाती है। F कॉमन था तो देखिए F कॉमन किया आपने, ब्रैकेट से बाहर आ गया, और जो ब्रैकेट में एडिशन हो रही है वो सिग्मा D के बराबर हो गई। तो वही सिग्मा डेल्टा W बराबर हो गया सिग्मा FD के। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स वालों को पता होता है इजीली, बायोलॉजी वाले या प्री मेडिकल वाले अमूमन इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तफसील से दोबारा बताया है। याद रखिए जब भी आप समेशन का साइन यूज करेंगे, 2 टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो कॉमन होगा वो सिग्मा से पहले लिख दिया जाएगा। तो अगर F सब में कॉमन है तो ये हो जाएगा F सिग्मा D, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन, electric flux is the dot product of electric intensity at a surface and area of the surface। इस इक्वेशन की खास बात, लिमिटेशन क्या है इसकी, yes it is applicable only for a very small surface। सिर्फ स्मॉल सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि स्मॉल सरफेस के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होती है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस चल जाएगा, ठीक है। लार्ज सरफेस के लिए इक्वेशन वैलिड नहीं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। मतलब क्या हुआ, ये डॉट प्रोडक्ट है, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो मैग्नीट्यूड उसका निकलता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और से सुनिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा, where theta is the angle between the two vectors। So dot product is equal to magnitude of first vector multiplied by magnitude of the second vector multiplied by cos theta, where theta is the angle between the two vectors। Agree? ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम है पहले से। एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला याद है, याद है, पाई r स्क्वायर। यस यस और नॉट, नो, ये एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। यस 4 पाई आर स्क्वायर, डांट क्यों रहे हैं, गलती हो गई, चेक कर रहे थे, डांट के बता रहे 4। तो एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। लिखिए, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, consider a point charge q placed
at the center of a spherical surface of radius r. Consider a point charge q placed at the center of a spherical surface of radius r, small r. तो हमने क्या कंसीडर किया? एक चार्ज है, कहां? एक स्फीयर के स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर। तो एक स्फेरिकल सरफेस है आपके पास और सरफेस का एक सेंटर होगा, उसका एक रेडियस है r और उस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज मौजूद और उस चार्ज का नाम रखा है स्मॉल q, है ये सोर्स चार्ज, लेकिन हम इसे स्मॉल q कह रहे हैं। तो अब चार्ज है, इसके गिर्द क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की गिर्द क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसी फील्ड में ये स्फीयर भी मौजूद है। तो ये स्फीयर दरअसल कहां मौजूद है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उसमें ये स्फीयर मौजूद है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक्सीलेंट। तो हमारे पास क्या है? जैसे ही हमने कहा एक चार्ज है, तो लफ्ज हमने कहा एक चार्ज है, तो अब आप चाहें तो पूरा आप इसके गिर्द एक कहानी बना सकते हैं। चार्ज है, चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम बनाते हैं क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड total number of electric lines of force passing through a surface is called electric flux. Total number of electric lines of force passing through a surface is called electric flux. तो गौर कीजिए कि खाली हमने क्या कहा? एक चार्ज है। अब उस चार्ज के गिर्द आप 5-6 चीजें खुद ही बिल्डअप कर लीजिए। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम बनाते हैं क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पता ये चला कि जो स्फीयर है इसमें से वो गुजर रहे होंगे लाइंस ऑफ फोर्स, और वो जो लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब इस स्फीयर से क्या गुजर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। इस स्फीयर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है हम ये जानना चाहते हैं। इस स्फीयर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो हम जानना चाहते हैं। तो हमारे पास फ्लक्स की कोई इक्वेशन है मौजूद? Do you have an equation for electric flux? Yes. What is that? बोर्ड पे कहीं लिखी हुई है? कहीं फ्लक्स की इक्वेशन बोर्ड पे लिखी हुई है? यस, E डॉट डेल्टा ए। तो हम इस फ्लक्स की इक्वेशन से इस स्फेरिकल सरफेस का, इस लार्ज इलेक्ट्रिक स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए? खाली 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। एग्री? यस और नो? एग्रीड यस और नॉट एग्रीड नो? इक्वेशन मौजूद है, हमें से 2 चीजें पता होनी चाहिए। इसका एरिया पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। तो हम इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। यस और नो? कोई नो तो नहीं बोल रहा? यस और नो? निकाल सकते हैं ना इस इक्वेशन से? एग्री? नो वाला तो कोई नहीं है। मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं नो, और सकीना भी कह रही है नो। ये क्या हो गया भाई, आप लोग क्यों बगावत कर? सादिया खुर्रम भी कह रही नो। क्या होगा इस मुल्क का? इतने सारे लोग बगावत पे आ गए भाई। छोटी सी इक्वेशन है, अप्लाई करें, खत्म करें काम। एंगल भी तो पता होना चाहिए।
हाँ एक्सेलेंट, एंगल भी चाहिए होगा क्योंकि cos थीटा है। यस, तो E चाहिए, डेल्टा ए चाहिए, एरिया चाहिए स्क्वायर का, और cos थीटा एंगल चाहिए। अब तो सही है, मसला हल हो गया। आपको निकाल सकते हैं फ्लक्स, एंगल भी पता चल जाएगा, तो फिर तो फ्लक्स निकल सकता है। यस और नो? इक्वेशन तो यही यूज करेंगे ना सर हमें इक्वेशन ये तो तो नहीं बताए। जी जी आमना बोलिए। या नहीं, हमें सर ये तो नहीं पता ये स्मॉल उसी के लिए एप्लीकेबल होता है बस। एक्सेलेंट। क्या ये एक स्मॉल सरफेस? दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल सरफेस, और ये तो अच्छा खासा लार्ज सरफेस है। मैंने इसलिए लफ्ज बोला भी था बीच में, लार्ज स्फेरिकल सरफेस, तो ये तो काफी लार्ज सरफेस है। वैसे भी अगर स्फीयर होगा तो कितना भी स्मॉल हो काफी लार्ज होगा, तो स्मॉल सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन अ लार्ज सरफेस। तो हम इस स्फीयर का फ्लक्स इस इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमें इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, लेकिन हम उसे इस इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस है, एंड द इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल सरफेस। तो जब ऐसा हो, इक्वेशन तो एक ही है और वो वैलिड भी स्मॉल सरफेस पे ही है, और हमारे पास लार्ज सरफेस है, हम इस इक्वेशन को इस पे डायरेक्ट अप्लाई कर नहीं सकते। तो जब ऐसा हो तो याद रखिए क्या करते हैं कि जब ऐसी इक्वेशन हो जो स्मॉल सरफेस पे वैलिड हो, सॉल्व स्मॉल ही कर सकती है, और मसला बहुत बड़ा है, स्फीयर बहुत बड़ा है, तो जब मसला बड़ा हो, प्रॉब्लम लार्ज हो, तो याद रखिए अंग्रेज का कानून था डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो अगर आप इस लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो लार्ज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बहुत खौफनाक लग रही है, तो उसको स्मॉल बना दें, उस लार्ज सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े बना दें। डिवाइड द लार्ज सरफेस इनटू मैनी स्मॉल टुकड़ास। अब वो जो हर स्मॉल टुकड़ा होगा दैट शुड बी वेरी स्मॉल, तो वो जो वेरी स्मॉल टुकड़ा होगा उस पर इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी। यस, उसका फ्लक्स आ जाएगा, फिर उसके बराबर वाले स्मॉल टुकड़े का फ्लक्स निकाल लें, फिर उसके बराबर वाले का निकाल लें, फिर उसके बराबर वाले का निकाल लें। इस तरह जितने स्मॉल टुकड़े बनाए उस फ्लक्स के, उस स्फीयर के, उस सब का फ्लक्स निकाल लें और सारे फ्लक्स को ऐड कर लें, तो आपको मिल जाएगा स्फीयर का टोटल फ्लक्स। सही, तो हम रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला? तरकीब नंबर 24, डिवाइड एंड रूल। तो हम स्फीयर को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा स्फीयर है, फुटबॉल भी देखी ना आपने, मुझे अभी जल्दी में फुटबॉल नहीं मिली, वो छोटे बच्चों की ये जो भी बॉल मिली मैं उन्हें वो मंगवा ली। तो इसमें फुटबॉल तो नहीं बनेगी, पैचेस बने हुए, स्टार बने हुए, आप मान लें ये वो स्मॉल सरफेस बनाए हुए। तो जब फुटबॉल में ब्लैक पैचेस व्हाइट पैचेस होते हैं ना, वो स्मॉल सरफेसेस है। स्फीयर है, उसके छोटे 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 टुकड़े। अब वो हर टुकड़े पे फ्लक्स निकाल लिया, फिर दूसरे का निकाल लिया, फिर तीसरे का निकाल लिया, फिर चौथे का निकाल लिया, तो हर स्मॉल एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा इक्वेशन। वो सबको फिर क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो ये वो स्फीयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर, इसके सेंटर पर वो है क्या? पॉइंट चार्ज। इसके सेंटर पर वो पॉइंट चार्ज है जो सारा ड्रामा कर रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्स है, जिसकी वजह से फ्लक्स है, जो इस स्फीयर से गुजर रहा है, जो हमें मालूम करना है, और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल हुई है कि हमें पूरी डेरिवेशन समझनी पड़ रही है। ठीक है, तो आगे लिखिए। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, to calculate the electric flux passing through the spherical surface, the surface is divided into many small elements. The surface is divided into many small elements. तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। एलिमेंट्स कह लें, पैचेस कह लें। The surface is divided into many small elements like delta A. उसमें से किसी एक एलिमेंट का हमने नाम रखा डेल्टा ए। The surface is divided into many small elements like delta A.
where delta A is so small, where delta A is so small so surface is divided into many small elements like delta A, where delta A is so small, कितना small? डेल्टा ए कितना स्मॉल है? कितना स्मॉल होना चाहिए? हमें क्यों स्मॉल सरफेस चाहिए? ताकि ये इक्वेशन वैलिड हो जाए। और ये इक्वेशन क्यों नहीं वैलिड होती लार्ज सरफेस पे? क्योंकि लार्ज सरफेस के हर पॉइंट पर वो अलग अलग होती है। क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर हमें स्मॉल सरफेस चाहिए तो हमें ये मानना होगा कि वो इतना स्मॉल हो कि उसके हर पॉइंट पर वो सेम हो। क्या सेम हो? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम हो। ठीक है, तो सरफेस इज सो स्मॉल कि एवरी पॉइंट हैज द सेम इंटेंसिटी। तो आपने लिखा हुआ डेल्टा ए इज सो स्मॉल दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, electric intensity remains same at each point of this element. Electric intensity remains same at each point of this element. तो ऐसा स्मॉल एलिमेंट जो है या ऐसा स्मॉल सरफेस जो है उस पर हम इस इक्वेशन को E डॉट डेल्टा ए वाली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सरफेस इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहे। ठीक है, नई लाइन से लिखिए, लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सच एन एलिमेंट। Let us calculate the electric flux through such an element. तो अब ऐसे किसी एलिमेंट का फ्लक्स हम मालूम करने जा रहे हैं। The electric intensity at this element will be तो ऐसे किसी भी एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस एलिमेंट विल बी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है जब सोर्स चार्ज मालूम हो? F अपॉन Q। F अपॉन Q सोर्स चार्ज का फॉर्मूला है? नहीं, टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला है। सोर्स चार्ज का फॉर्मूला क्या है? KQ अपॉन R स्क्वायर। और अगर मैं K की जगह लिखना चाहूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वो भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और E पर बार लगाया हुआ हमने वेक्टर फॉर्म में, तो इक्वेशन कंप्लीट है ना? नहीं, किस चीज की कमी है? यूनिट वेक्टर की, डायरेक्शन की। तो कंप्लीट इक्वेशन होगी जब हम यहां लिखेंगे r कैप। तो E एरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर r कैप। E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R cap, where R cap is a unit vector in the direction of electric intensity. Where R cap is a unit vector in the direction of electric intensity. Where R cap is a unit vector in the direction of electric intensity. और तो कोई नई टर्म नहीं आई इसमें? कोई नया मेहमान जिससे अब्बू को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है? सबका नाम बता दिया। Q क्या है? सोर्स चार्ज या बता चुके हैं। R क्या है? डिस्टेंस, स्फीयर का रेडियस है। R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। कोई और नई टर्म तो नहीं रह गई? सर एक सवाल पूछना था। जी, एक सवाल पूछना था सर। जी अली एक मिनट, आपको आई विल टेक योर क्वेश्चन, वेट प्लीज।
एप्सिलॉन नॉट का नाम बता दिया हमने? नहीं, तो लिखिए, पहले आपने लिखा वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट is permittivity of free space, and epsilon naught is permittivity of free space. जी अली, सर ये परमिटिव उसके ई नॉट के बारे में ही पूछना था, परमिटिविटी जो आपने बताई ना अभी उसी के बारे में पूछना था कि फ्री स्पेस की बात हो रही है इसमें। जी जी, फ्री स्पेस क्या आपने रिलेटिविटी का अगर जिक्र नहीं किया जाए तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज फ्री स्पेस। जब तक के अगर मीडियम होगा तो हमेशा पहले बताना होगा कि फलाना मीडियम की बात हो रही है, वरना इट विल ऑलवेज बी टेकन एज फ्री स्पेस। ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट विल बी ये तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, अब फ्लक्स की बात होगी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट विल बी, कौन सा एलिमेंट की बात हो रही? कौन सा एलिमेंट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट विल बी, आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? कैन यू हियर मी? यस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट विल बी, तो विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, किसकी बात हो रही है? जो इस स्फीयर को स्मॉल एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया है, तो उसमें से एक एलिमेंट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ये मैंने पैच बना दिया, ठीक है? इसको समझने के लिए आप फुटबॉल ध्यान में लाइए, तो जो फुटबॉल होती है उस पे ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट पैचेस होते हैं, तो उनमें से एक पैच को समझ लीजिए, वो एक एलिमेंट है हमारा। तो उस एक एलिमेंट से गुजरने वाले फ्लक्स की बात हो रही है, तो वो जो एक एलिमेंट है उस पे ये इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि वेरी स्मॉल एलिमेंट है, तो इसलिए हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट विल बी डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू क्या? ई डॉट डेल्टा ए। लिख लीजिए, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन की। जो वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन होती है उसको बड़े एहतियात से डील करना होता है। आपको पता है स्केलर फॉर्म वाली इक्वेशन का मतलब जिंदगी आसान है, वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन का मतलब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको बहुत संभाल के वेक्टर की जगह वेक्टर और वेक्टर को आपको पता है मल्टीप्लाई करना ऐड करना आम बात नहीं है। तो ये समझे, वेक्टर का मतलब ये है कि इंसान जो है वो आम इंसान की बजाय वजीर बन गया। तो जो वजीर बन जाते हैं ना, अब आप उसको जाके नहीं गलत गले पड़ जाए, हाँ भाई क्या हाल है, वो पीछे तो भाई, तो उसके 4 गार्ड आ जाएंगे आपकी पिटाई करने के लिए। तो वजीर जब इंसान बन जाता है उसकी गाड़ी पे झंडा लग जाता है। इसी तरह स्केलर से जब वेक्टर बन जाते हैं उसके ऊपर ये एरो बार आ जाता है, झंडा लग जाता है उसके ऊपर। तो जब झंडा लगा हुआ हो, जब वेक्टर फॉर्म हो, तो जरा इक्वेशन को एहतियात से डील करते हैं, करंट आ रहा होता है इसमें से, ठीक है? तो अब मिसाल के तौर पर मुझे इस वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन को ही खेलना है, तो मैं E की जगह अगर वैल्यू प्लेस करना चाहूं, डॉट की जगह में लगाऊंगा डॉट, डेल्टा A की जगह लगाऊंगा मैं डेल्टा A, और E की जगह ये पूरी वैल्यू में यहां पे लाके रख सकता हूं, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है? तो दिस इज E एज अ वेक्टर। तो E एज अ वेक्टर की वैल्यू हम यहां प्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगी देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हो गया कंप्लीट? नहीं, क्या रह गया? आर कैप, तो यूनिट वेक्टर वाला हिस्सा रह गया आर कैप। इक्वेशन नजर आ रही है सबको बोर्ड पे? क्लियर है? व्हाट इज दिस इक्वेशन फॉर? मैं थोड़ा सा इसको लार्ज करता हूं आपके लिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन एलिमेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आर कैप। ये पूरी चीज किसकी जगह आई है?
ये पूरी चीज किसकी जगह आई है, वेक्टर ई की जगह, और डॉट की जगह डॉट, और डेल्टा ए की जगह डेल्टा ए। अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिए और इसमें वो हिस्सा बताइए जब जहां से करंट आ रहा है। मैं इसको एक एक टर्म को टच करूंगा, मुझे बताइएगा करंट कहां आने वाला है। 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर फॉर्म है स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, गुड। तो यहां पे करंट नहीं आ रहा, Q अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, यहां पर करंट नहीं आ रहा, स्केलर फॉर्म है। व्हाट अबाउट आर कैप, आर कैप इज अ वेक्टर। तो अगर आप इस इक्वेशन को डील करना चाहें तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, जिंदगी आसान, Q अपॉन आर स्क्वायर, जिंदगी आसान, आर कैप ओहो करंट लगेगा पीछे, ठीक है। तो यहां तक जिंदगी आसान है, इसके आगे जरा खतरनाक है। तो इसके आगे जो जिंदगी, इसको जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका जरा अलग से ऑपरेशन करते हैं, ये जो खतरनाक हिस्सा है इक्वेशन का, इसका अलग से ऑपरेशन करते हैं। आर कैप डॉट डेल्टा ए, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का वेक्टर वाला हिस्सा है, या आम अल्फाज में कहें तो ये कबाब में हड्डी है, ये पूरा कबाब है और उसमें ये हड्डी है। तो इस हड्डी को अलग से सॉल्व करना, ठीक है। कौन सी हड्डी, आर कैप डॉट डेल्टा ए। तो अगर आप आर कैप डॉट डेल्टा ए को देखिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस पर, कौन सा वाला, स्केलर प्रोडक्ट वाला, a डॉट d इज इक्वल टू a b cos थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहां पर मैं सबसे पहले आखिरी चीज लिखूंगा, क्या, cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर हैं, आर कैप यूनिट वेक्टर और डेल्टा ए, इन दोनों का एंगल बताइए मुझे, आर कैप का और डेल्टा ए का एंगल बताइए। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, आर कैप कहां से आया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन से। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन का वेक्टर है, समझ आ रहा है। तो ये आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जरा यहां पे ढूंढिए कहां मिलेगा, ये वो एलिमेंट है जिसकी बात हो रही है। अब इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने क्या बनाए हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये सब बने हुए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस पैच पे लाइंस ऑफ फोर्स नजर आ रहा है, इस पैच से गुजरने वाला लाइन ऑफ फोर्स नजर आ रहा है आपको, ये रेड कलर से बनाया हुआ मैंने। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ line of force for this patch, agree, समझ आया। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पैच से ऐसे निकल रही है। अगर वो पैच यहां कहीं होता तो यहां पे भी इत्तेफाक से ऐसी निकलती परपेंडिकुलर, अगर यहां कहीं होता तो यहां पे भी ऐसी निकल रही थी परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियल फील्ड है और चार्ज सेंटर पे सारी शोएं दूर निकल रही हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही हैं। तो जो सरफेस होगा उस सरफेस पे जितने भी पैचेस होंगे उसमें से जिस पैच में भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस पैच के परपेंडिकुलर गुजर जाएगी। जिस एलिमेंट को भी देखेंगे, एलिमेंट कहां है, ये 3D है, ये 2D में मत देखिएगा। ये जो पैचेस नजर आ रहे हैं ये मत समझिएगा कि किसी फकीर की गदड़ी में आपने पैबंद लगाए हुए हैं, ये मत समझिएगा कि किसी को चोट लगी थी उसको आपने सैनिप्लास्ट लगाया हुआ है। ये 3D में है। तांगे भाई बॉल, ये 3D में है, ये 3D है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्फीयर है। तो इस स्फीयर पे सोचिए, ये पैच है और सेंटर पे चार्ज है और उसकी लाइंस ऑफ फोर्स अवे जा रही हैं। तो जिस पैच से भी बाहर आएंगी उस पैच के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, सही। और हर पैच का एरिया, अगर ये एक पैच है तो इसका एरिया ऑफ अ सरफेस इज ऑलवेज डैश टू द सरफेस, क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने डिफाइन किया कि एरिया को वेक्टर लेंगे एंड एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया हमेशा पैच के या एलिमेंट के या सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इस केस में लाइंस ऑफ फोर्स भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वही आर कैप की डायरेक्शन है, और एरिया तो है ही पैच के परपेंडिकुलर। तो अब सोच के बताइए कि आर कैप और डेल्टा ए का एंगल कितना है,
0 डिग्री या 90 डिग्री? 0 डिग्री। आर कैप और डेल्टा ए, 0 डिग्री इज 1, 90 डिग्री इज 2। तो ये पैच है, ये आर कैप है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इस पैच के परपेंडिकुलर है, और इस पैच का एरिया भी इसके परपेंडिकुलर है। लिहाजा एरिया और आर कैप आपस में क्या हो गए? पैरेलल। क्योंकि एरिया तो होता हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है और इंटेंसिटी भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखा ली है लाइन ऑफ फोर्स, और उसकी डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं आर कैप से। तो जो आर कैप की डायरेक्शन है वही लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, और सरफेस का एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, लिहाजा एरिया और आर कैप एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल। तो हाउ मच इज थीटा हियर? 0 डिग्री, एंड cos 0 इज इक्वल टू क्या? 1। cos 0 इज इक्वल टू 1। तो जरा इसको सॉल्व कराएं मेरे साथ, मुझे जरा प्रॉब्लम हो रही है, ये वेक्टर फॉर्म इसको सॉल्व करना है। आर कैप डॉट डेल्टा ए इज इक्वल टू, पहले ये वाला हिस्सा cos थीटा की जगह आ गया cos 0, फिर दूसरा हिस्सा मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कौन है? डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डेल्टा ए। ठीक है, उससे पहले क्या रह गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कौन है? आर कैप, और आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? आर कैप का मैग्नीट्यूड हो गया आर। सही नहीं? आर कैप का मैग्नीट्यूड आर नहीं हुआ? वेरी गुड, ये तो बड़े रहीन बच्चे हैं। अमूमन मैं आधी क्लास को बेवकूफ बना लेता हूं, लेकिन तो कोई भी नहीं बना, शाबाश। तो आर तो भाई यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड आर कैसे हो जाएगा? आर अलग चीज है, आर कैप अलग चीज है। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो आर कैप की जगह आएगा 1 इंटू डेल्टा ए इंटू cos 0, cos 0 का मतलब 1, तो 1 इंटू डेल्टा ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सही बन गया ना? 1 इंटू डेल्टा ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हाँ, 1 इंटू डेल्टा ए इंटू 1 इज इक्वल टू डेल्टा ए। सही। तो आर कैप डॉट डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए। तो हमारी इस इक्वेशन में जो खतरनाक पार्ट था, जिससे करंट आ रहा था, उसको हमने अलग से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, और सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसके दिमाग ठीक कर दिए, उसको बिल्कुल करंट खत्म कर दिया। अब हम उसको वापस इक्वेशन में लेके आएंगे। तो इस इक्वेशन में इस करंट वाले हिस्से से को हटा के क्या आ सकता है? इसकी वैल्यू यानी कि डेल्टा ए। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी क्या? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो सही है। और इसकी जगह आर कैप डॉट डेल्टा ए की जगह आएगा डेल्टा ए। लिखने को नहीं कह रहा भाई, मैं अभी लिखवाऊंगा, सबर सबर सबर, मेरे साथ समझ लें, पहले देख लें कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, क्योंकि मैं अक्सर गलत कर देता हूं, कभी जानबूझ के कभी गलती से। फायदा ये होता है जानबूझ के करने का कि जब गलती से भी करो तो ऐसे जाहिर करूंगा जैसे जानबूझ के किया। ठीक है ना? तो गलती से भी गलत किया तो ऐसे जाहिर कर देंगे, जानबूझ के किया तो पता नहीं चलेगा कि गलती हुई है या जानबूझ के हुआ है। ठीक है, तो मैंने अक्सर गलत लिख देता हूं। तो अब मुझे बताएं सही लिखा है गलत लिखा है? फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा ए। सही है, गुड। इसमें वेक्टर खत्म हो गया, कबाब में से हड्डी निकल गई, अब तो करंट नहीं आ रहा कहीं से। ठीक है, अब स्मूथ हो गई हमारी इक्वेशन। वेरी गुड, यहां तक लिख लीजिए। ये इक्वेशन लिख ली सबने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। यस या नहीं लिखी? अभी ये इक्वेशन लिख ली ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू दिस एलिमेंट विल बी डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। उसके बाद देयरफॉर वैल्यू प्लेस कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डेल्टा ए। सॉरी, ये सर्कल से परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? लिख लेंगे ना सही? चलिए, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी सखावत से कह रहे हैं। हाँ हम कर लेंगे।
डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, डॉट की जगह डॉट, डेल्टा ए की जगह डेल्टा ए, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सिंस, सिंस का निशान आता है ना, देयरफॉर को उल्टा कर दें तो सिंस हो जाता है। सिंस क्या, आर कैप डॉट डेल्टा ए इज इक्वल टू, आगे वैल्यूज 1 डेल्टा ए कॉस 0, 1 डेल्टा ए कॉस 0, और इसके आगे ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि हमने ये कॉस 0 क्यों लिया। सिंस आर कैप एंड डेल्टा ए आर in the same direction. Since r cap and delta a are in the same direction, तो आपने लिखा r cap dot delta a is equal to 1 delta a cos 0, वजह भी बताई, since r cap and delta a are in the same direction, therefore r cap dot delta a is equal to delta a. Therefore, r cap dot delta a is equal to delta a. और फिर therefore अब वैल्यू प्लेस करेंगे फ्लक्स की इक्वेशन में, फिर therefore delta phi e is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square delta a. इसको ब्लॉक भी कर लेते हैं क्योंकि ये जरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हासिल हुई है हमें। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा ए। अभी हम 10-15 मिनट क्लास और लेंगे। सर आमिर की क्लास आज लेट शुरू होगी, सर आमिर को बता दें 4:30 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी डेरिवेशन में 10-15 मिनट बाकी हैं तो हम फिजिक्स थोड़ा लंबा करेंगे और नेक्स्ट क्लास आपकी देर से शुरू होगी। इजाजत है? इजाजत है या नहीं? ऐसे गालिब लोग कुछ कह रहे नहीं। कौन है वो? सुमैया कह रही है नहीं, बाकी सब कह रहे हैं हाँ सुमैया कह रही, इजाजत नहीं। ओके थैंक यू। थोड़ा सा रिकैप कर लें क्विकली, क्या कर रहे थे हम? स्फीयर था, उसके सेंटर पे चार्ज था, उस स्फीयर की वजह से फ्लक्स गुजर रहा है, जो चार्ज की वजह से फ्लक्स गुजर रहा है स्फीयर से, और उस फ्लक्स की इक्वेशन चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, तो हमने उस स्फीयर को मैनी स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एलिमेंट का फ्लक्स निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, फिर सारों को ऐड करेंगे। तो अभी हमने खाली एक एलिमेंट से खेले हम। अभी हमने एक एलिमेंट का फ्लक्स निकाला है, उसके लिए इंटेंसिटी की इक्वेशन लिखी, फिर उसके लिए फ्लक्स की इक्वेशन लिखी, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट वाला हिस्सा अलग कर दिया, फिर वो डेल्टा ए के बराबर हो गया, उसको वापस रख दिया, तो ये एक एलिमेंट का फ्लक्स आया। अब हम दूसरे एलिमेंट का निकालेंगे, फिर हम तीसरे एलिमेंट का निकालेंगे, फिर हम चौथे एलिमेंट का निकालेंगे, फिर हम पांचवें एलिमेंट का निकालेंगे, फिर हम जितने भी एलिमेंट है सबका निकालेंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। गुड। तो अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, गौर कीजिए, उन सब का फ्लक्स उन सब के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा ना, इसी तरह की वैल्यूज होंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। एरिया कुछ डिफरेंट होगा लेकिन होगा तो यही ना। तो अब हमें क्या करना है दरअसल, अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स का फ्लक्स अलग अलग निकाल के दिखाने के बजाय शॉर्टेस्ट अल्फाज में लिखना चाहें, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? We are trying to find out the flux through the whole surface, which will be equal to इस फ्लक्स का जो हमने एक का निकाला है, ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का निकालेंगे, चौथे का निकालेंगे, सबका निकालेंगे और फिर उन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो what are we going to do? We are going to do the summation of all these fluxes. That will be a total flux. Summation of these fluxes is equal to total flux. देखिए, the total electric flux to the spherical surface
The total electric flux through the spherical surface will be the sum of fluxes through all these elements. The total electric flux through spherical surface will be the sum of fluxes through all these elements. तो ऐसे तमाम एलिमेंट से गुजरने वाले फ्लक्स का सम करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा स्फीयर का. Hence total electric flux passing through the sphere will be. Hence total electric flux passing through the sphere will be. इक्वेशन बोर्ड पे लिखी हुई है. phi E is equal to sigma delta phi E. Phi E is equal to sigma delta phi E. अब सिग्मा डेल्टा फाई ई में हम डेल्टा फाई ई की वैल्यू प्लेस कर देंगे. तो फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा, वैल्यू प्लेस कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा ए. फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा ए. सही है. सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस, ऑल फ्लक्सेस ये हैं, इनकी वैल्यू प्लेस कर दें. अच्छा एक बात बताइए, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये हर एलिमेंट के लिए तो सेम होगी ना. जितने पैचेस बनाए हमने सबके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम होगी ना, या डिफरेंट होगी? इतना क्यों सोच रहे हैं? 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जितने भी दुनिया में जगह पे होगी वहां पे सेम ही होगी. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब पैचेस के लिए सेम होगी. तो जब कोई चीज सेम होती है तो सिग्मा से पहले लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगी इक्वेशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा ए. अभी लिखिए नहीं, अब जरा समझे. लेट्स क्लोज द डेरिवेशन. अब समझे खाली. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारे पेजेस के लिए सेम है या अगर सिग्मा से पहले लिख दिया? अच्छा ये बताएं, सारे पेजेस के लिए Q की वैल्यू सेम नहीं होगी ना? सारे पैचेस के लिए Q की वैल्यू तो सेम नहीं होगी ना. सोर्स चार्ज सारे पैचेस के लिए सेम होगा क्या? सेम होगा. वेरी गुड. एक ही तो है, इकलौता लाडला, तो अकेला सोर्स चार्ज है तो सबके लिए सेम होगा. ठीक है. तो फर्ज कीजिए 10 बहनें हैं, उनका एक ही भाई है, तो सारे पैचेस का अकेला इकलौता वो ये बेचारा, तो वो सेम होगा. तो जब Q सबके लिए सेम होगा. अच्छा R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर या डिस्टेंस ऑफ द पैच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो R की वैल्यू सारे पैचेस के लिए सेम होगी. जितने पैचेस हैं उनका सेंटर से फासला सेम होगा? नहीं होगा. नाइला नदीम कह रही नहीं होगा. देखें ये वाला पैच है, इसका सेंटर से फासला, इधर एक और पैच होगा, उनका सेंटर से फासला, इधर एक और पैच होगा, इसका सेंटर से फासला, सबका सेम है? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है? इसलिए कि आप इसे 2 डायमेंशन में देख रहे हैं. खुदा के बंदो बताया था ये 3 डायमेंशनल है. मुझे पता था ये बॉल जरूर काम आएगी. ये 3 डायमेंशनल है. एक पैच ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा. अब मैं डायग्राम में तो ऐसे ही बनाऊंगा ना. ये 2 डायमेंशनल बोर्ड पे कैसे बनाऊं 3 डायमेंशनल?
तो इसको देखिए, ये पैच, ये पैच, ये पैच, ये पैच, जितने भी पैचेस हैं सेंटर ऑफ द बॉल से तो सेम फासले पे होंगे। समझ आई बात? तो आप जितने एलिमेंट्स भी बना लें इसके ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर, दे आर ऑल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। उन सबका सेंटर से या सोर्स चार्ज से फासला सेम होगा। तो इन सब के लिए आर की वैल्यू भी सेम होगी, आर की वैल्यू भी सेम होगी। तो सबके लिए क्यू भी सेम होगा और सबके लिए आर भी सेम होगा, लिहाजा हम क्यू अपॉन आर स्क्वायर को भी सिग्मा से पहले लिख लेंगे। कहानी समझ आ रही है? ठीक है, तो कहानी में ट्विस्ट आ गया है, क्यू भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा ए। ये जो लोग खुद से लिख रहे हैं बगैर मेरे कहे, वो बाद में पछताएंगे कि हमने क्यों लिखा था। इमाम साहब अभी कयाम में खड़े हैं और ये बाकी कौम रुकू में और सजदे में जा चुकी है। भाई इमाम से पहले सजदा नहीं करते, जब इमाम सजदे में जाए तब जाइए कर सकते हैं। अभी इमाम ने कहा रुक जाए, अभी समझें, पहले तय कर लें, पहले डिसाइड कर लें, निगोशिएट कर लें, कंसेंसस हो जाएगा फिर लिखेंगे मिलके। एग्रीमेंट हमेशा कंसेंसस के बाद लिखा जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा ए। कहानी समझ आ रही है? ये यहाँ कहाँ आ गया बाहर? ये सिग्मा से पहले क्यों आ गया? कॉमन है, एक्सेलेंट, क्योंकि ये कॉमन है। ये सिग्मा डेल्टा ए क्या है भाई? जितने पैचेस हैं उनके एरियाज का सम, एरिया 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 एरिया, सबके एरिया का सम। तो जब सबके एरिया का सम कर लेंगे तो ये किसका एरिया आ जाएगा? ये सब कौन है? ये किसके पैचेस थे? स्फीयर के। तो जब सबके एरियाज का सम आ गया तो ये तो एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। और एरिया ऑफ द स्फीयर किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा डेल्टा ए की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू प्लेस करेंगे हम दोबारा। फाई ई इज इक्वल टू, कैन यू सी द बोर्ड? ये हिस्सा नजर आ रहा है ना? बोर्ड का हिस्सा नजर आ रहा है? तो फाई ई इज इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा ए की जगह क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? मैं नजर आ रहा हूं? यस, ओके। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? 4 पाई और यहां भी 4 पाई, और तो कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। ये क्या है? आर स्क्वायर, और ये क्या है? आर स्क्वायर। बाकी बचा क्या? फाई ई इज इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल हो गया। फिर इतनी लंबी इक्वेशन चल रही थी, सब कैंसिल हो गया, आखिर में बचा फाई ई इज इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लिख लीजिए, ये इक्वेशन लिख ली थी हमने, डन। देयरफॉर ये इक्वेशन लिख ली, डन। अब लिखेंगे सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज सेम, since 1/4 pi epsilon naught is same for all the elements, since 1/4 pi epsilon naught is same for all the elements, तो अब 1/4 pi epsilon naught बाहर आ जाएगा। therefore phi e is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma q upon r square delta a. Agreed? Phi e is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma q upon r square delta a. फिर क्या लिखेंगे? अब उसको बाहर निकालना है, इसको q को और r को। तो लिखेंगे since q and r, since q and r are same, q and r are same for all the elements,
since Q and R are same for all the elements, therefore phi E is equal to, अब Q upon R square सिग्मा से पहले आ जाएगा, तो बाकी फॉर्मूला वही है 1/4 pi epsilon naught Q upon R square सिग्मा डेल्टा ए। जहरा आप लिख नहीं रही, आपके नोट्स कहीं और से आएंगे। अच्छा लिख रही है, फिर सही है। मैंने कहा शायद साथ में एक मेट बिठाई हुई है, वो लिख रही है अलग से। आप लोगों ने अलग से मेट तो नहीं रखी हुई, चलो भाई मेरा काम उतारो, मैं चाय वाय पी लूं थोड़ी देर, है अपना काम खुद करना चाहिए, शाबाश। तो इक्वेशन होगी phi E is equal to 1/4 pi epsilon naught क्या Q upon R square sigma delta A, सही है। अब लिखेंगे since sigma delta A is equal to area of sphere, अल्फाज में लिखिए since sigma delta A is equal to area of sphere, यानी इक्वल टू का निशान बनाएं और फिर अल्फाज में लिखिए एरिया ऑफ स्फीयर और फिर लिखिए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर अब वैल्यू प्लेस कर दें फ्लक्स की इक्वेशन में, देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q upon R square 4 pi R square. Therefore phi E is equal to क्या 1/4 pi epsilon naught Q upon R square और फिर 4 pi R square। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, उसकी किस्मत में यही लिखा था बेचारे के कैंसिल होना, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा क्या फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस इक्वेशन को हम ब्लॉक कर लेंगे और इसके बाद इसे अल्फाज में पढ़ेंगे। वी हैव टू रीड द इक्वेशन। Phi E is equal to Q upon epsilon naught can you help me reading the equation? What is phi E? कौन रीड करेगा इसको? देखिए आसान चीजें पहले कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, ये लाइन का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय ये क्या है? नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं है, इसका नाम बोले। हाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आखिरी हिस्सा तो समझ गए हम, ये क्या है और ये क्या है ये बताना। तो पहले तो ये बताएं ये क्या है, कौन पढ़ेगा? हु विल रीड द इक्वेशन? रेज योर हैंड। डिजिटली रेज योर हैंड। सोहानी जी। Total flux of a surface is given by divided. सही है, शाबाश। लेकिन रुकिए, आगे से बोल। क्या टोटल Flux of a surface. कौन सा फ्लक्स? Electric flux of a surface. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गुड। Flux of a sphere passing through a surface sphere. Very good. A spherical surface. Total electric flux passing through a spherical surface. Spherical surface. Spherical surface कहाँ है? फुटबॉल ग्राउंड में, जमीन पे, आसमान पे कहाँ है? On the surface. नहीं, सरफेस खुद कहाँ है? किस फील्ड में? Electric field में. शाबाश, एक्सेलेंट। नाइला से पूछिए, नाइला नदीम। जी नाइला आप बताइए क्या है ये? Sir, it is the electric flux through the surface is equal Which surface? to spherical surface in electric Very good. वो सरफेस कहाँ है? is equal to in electric field. Present in electric field. So total electric flux passing through a spherical surface present in an electric field. पूरा बोलना है।
पूरा बोलना है, स्टेटमेंट मुकम्मल होगी तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, आधी होगी तो आधे मिलेंगे, चौथाई होगी तो चौथाई मिलेंगे। फिर कहते हैं हमारे मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आते, हम तो सब सही लिख के आए थे। तो सब सही लिखने में सब सही लिखना होता है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a spherical surface present in an electric field. Excellent. आगे is equal to the point charge divided by the permittivity point of charge the कहाँ? सरफेस की छत पे, जमीन पे, आसमान पे, हवाओं में, कहाँ है वो चार्ज? in the surface, spherical surface. कहाँ है spherical surface में? अंदर चिपका हुआ फॉरन electric field. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट वेयर in the center. सेंटर का तो नाम ही नहीं लिया आपने, तो सेंटर पे पढ़ते हो, सेंटर का नाम भूल जाते हैं हमेशा, ठीक है। सबकी तारीफ करते हैं, सेंटर की तारीफ नहीं करते, तो सेंटर भूल गए आप। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहाँ? प्रेजेंट एट द center of the spherical Excellent. Center of the surface divided by the permittivity of the free space. Excellent. शाबाश, गुड। लिखिए सब लोग, हमेशा इत्मीनान से लिखा करें और जितनी तफसील दे सके लिखा करें, जितनी डिटेल में बता सके बताया करें, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a spherical surface present in an electric field, total electric flux passing through a spherical surface present in an electric field ये खाली फाइव ई की तारीफ हुई अभी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अधूरी नहीं करनी, टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां? पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, वो कहां है? प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसे ही है जैसे आपको अपने भाई का रिश्ता भेजना है, तो अगर आपको अपने भाई का रिश्ता भेजना है तो आप ये नहीं बताएंगे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ओ भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? चाणक्य मेडिकल में पढ़ता है, नवाबशाह में पढ़ता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो पहले बताएं। फिर जी वो इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी, वो कहां है, लोकेशन बताएं उसकी। तो हाफ नहीं बताना है, तो जी हमारा भाई वो एक लड़का है, दैट्स नॉट इनफ, यू हैव टू गिव ऑल द फीचर्स अबाउट इट, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस present in an electric field is equal to magnitude of charge enclosed, present भी लिख सकते हैं लेकिन मैं एक बेहतर वर्ड यूज करना चाहूंगा आपके लिए, enclosed at the center of a sphere, enclosed at the center of a sphere या center of surface, enclosed at the center of a sphere divided by permittivity of free space, enclosed at the center of sphere divided by permittivity of free space। ठीक है, तो यहां हमारी डेरिवेशन मुकम्मल होती है, और मैंने इतने दिनों में इतना जोर नहीं दिया था, आज बहुत जरूरी है कि आप आज की पूरी डेरिवेशन आज ही याद करें, और अच्छी तरह याद करने के बाद एक दफा बगैर देखे लिखें, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू मस्ट डू टुडे, और मुझे आप में से हर एक का अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए पिक्चर के साथ कि जी हमने लिखा है याद करके, चीटिंग नहीं चलेगी, बदला अभी वालों लिख के भेज दिया खाली, ठीक है। तो आज ही याद करना है सोने से पहले, और उसके बाद एक दफा लिखना है पूरी डेरिवेशन। थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, बीच में अगर भूल जाए थोड़ा सा देख सकते हैं, ज्यादा नहीं। पहले अच्छा सा याद करें, फिर एंड पर अपना टेस्ट खुद लें, ठीक है। ये देखो अभी से लोग पिक्चर ले रहे हैं, देख रहा हूं मैं। तो आज ही याद करना है, और याद करके लिखना है, और लिखने के बाद ये आपका अपना फायदा नहीं करेंगे, चीट करेंगे, यू नॉट चीटिंग मी, यू चीटिंग योरसेल्फ। मैं मुझसे धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, तो खुद को धोखा ना दे, बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, लेकिन आज ये डेरिवेशन अच्छी तरह याद होनी चाहिए, और खास तौर पे आखिरी स्टेटमेंट,
जो हमने लिखी है, ये कल बहुत काम आएगी। या आखिरी स्टेटमेंट इतनी अच्छी याद हो कि अम्मी रात को उठाएं, आप कहें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेरिकल सरफेस, अम्मी कहेंगी इसको ले जाओ अस्पताल, दाखिल करा, इसको कुछ हो गया। एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर मुझे गूगल फॉर्म्स से रिलेटेड एक मसला है, उसको अगर 10 सेकेंड्स या उससे थोड़े से ज्यादा अनअटेंडेड छोड़ो, क्योंकि मैथ्स आज करनी होती है, तो वो बंद हो जाता है लिंक, और उसके बाद वापस से सब एंटर करना होता है, तो इस तरह से टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो ये एक इशू है। ठीक है, अच्छा है आपने पूछ लिया। मैं जो हमारी टेक्निकल टीम है उन लोगों को आपका मसला बताता हूँ और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।